साथियों नमस्कार। आज हम जेआईबी के फर्स्ट पेपर आईएनआईएफएस के मॉडल बी की बात करेंगे। थोड़ा इकोनॉमिक्स के बेस मॉडल है ये, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है इसमें एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एडम स्मिथ ने क्या दी थी? तो स्टडी ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, है ना। सिर्फ इतना ही याद रखना है अपने को। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं वो कि एडम स्मिथ ने क्या बोला था, कि स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। मार्शल्स डेफिनेशन भी वेलफेयर डेफिनेशन ही दी है उन्होंने। रॉबिन्स डेफिनेशन स्केर्सिटी डेफिनेशन, है ना। तो ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, तो अपने को छोटा मोटा हल्का मोटा इनका स्टेटमेंट याद रखना है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब सभी को अपन जोड़ के बात करेंगे। तो माइक्रो की बात करते हैं अपन, तो माइक्रो में एक अलग अलग एंटिटी हो जाती है, जैसे मार्केट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड, और मैक्रो में सबको मिला के एक अलग से बना देता है ना। तो व्यू द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, ये अपनी मैक्रो हो गई। इन कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी सच एज मार्केट हो गया, फर्म्स हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ये अपने माइक्रो के अंदर आएगा, है ना। देयर आर 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशंस। क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो व्हाट, हाउ एंड हुम, ये 3 वर्ड अपने को याद रखना है। ये क्वेश्चन आएगा तो इसी पे से आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट, हाउ एंड हुम, या फिर चौथा आपको दे देगा वेयर, देम, ऐसा कुछ करके, तो वो जो वो रहेगा वो गलत रहेगा। तो व्हाट, तो कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, है ना। तो कमोडिटीज को किस क्वांटिटी में अपने को कितना प्रोड्यूस करना है। हाउ आर गुड प्रोड्यूस्ड, गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। फ्रॉम हु आर गुड्स प्रोड्यूस, और उसको कौन प्रोड्यूस करेगा। ये 3 समस्याएं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट इकोनॉमी, ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्टिक्स इकोनॉमी, है ना, in which individual and private firm make the major decision about productions and consumptions। तो मार्केट इकोनॉमी में है तो अलग अलग जो प्राइवेट फर्म होती है वो मेजर डिसीजन जो प्रोडक्शन और कंजप्शन उसके बारे में लेती है। कमांड इकोनॉमी, गवर्नमेंट एड्रेसेस द मेजर इकोनॉमिक क्वेश्चंस। कमांड इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट आ जाएगी। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। अब क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, सिंगल है, डबल है, मिक्स है, ये ऐसा कुछ करके, तो अपने को एक मिक्स्ड इकोनॉमी दिखाना है। लेजिस फेयर इकोनॉमी, द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखे, इनको अपने को याद रखना है। चलो, एक होता है डिमांड कर्व और एक सप्लाई कर्व। दिख दोनों सेम रहे हैं, बाकी इनमें डिफरेंस क्या है ये देख लो, है ना। तो डिमांड कर्व जो होता है वो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में अपने को रिलेशन बताता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, क्वांटिटी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है, दोनों अपोजिट है। और जो अपना सप्लाई कर्व है ना, वो अपने को प्राइस और कमोडिटी के बीच में रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना है कि डिमांड कर्व अपने प्राइस और क्वांटिटी की बात करेंगे और इसमें कमोडिटी की बात करेंगे, है ना, ये 2 चीजें। चलो, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं? जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, है ना, जितनी डिमांड है उतना सप्लाई हो जाए, तो इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे अपन। और उसको ऑल्सो कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ये भी अपने को वर्ड याद रखना है। लो ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बायर्स बॉय लेस, है ना। जब प्राइस बढ़ेगी तो खरीदार कम खरीदेंगे। व्हेन प्राइस इज लोअर क्वांटिटी डिमांड इज इंक्रीज, है ना। जब प्राइस बढ़ती है तो लोग कम खरीदेंगे, और जब प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के बीच में कौन कौन से फोर्सेस है ये अपन में, एवरेज इनकम, साइज ऑफ मार्केट, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, परफॉर्मेंस, स्पेशल इन्फ्लुएंसेस, और फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व। कौन कौन से फोर्स होते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी,
स्पेशल फैक्टर्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फोर्सेस की बात करी थी अपन ने डिमांड और सप्लाई के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। मनी क्या है? मनी के चार फंक्शन है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, a measure of value, a store of value over time, standard for deferred payments। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि मनी क्या है तो उसके चार अपने को फंक्शन दे रखेंगे, उसमें से एक गलत हो सकता है और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है। तो अपने को चारों को अपने को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। यहाँ पे से पिछले साल पिछले जो जून 2025 की एग्जाम हुई थी वहां से M1 या M3 कुछ ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 को अपन नैरो मनी बोलते हैं और M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं ना। और M2 जो होता है इक्वल्स टू M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट इन अकाउंट्स, ये यहाँ पे। और M4 जो होता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो ये बहुत इजी, इनको चारों को अपने को याद रखना है। M1 M2 M3 M4 क्या होता है। नैरो मनी M1 की बात करें तो करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। ये पूरा स्टेटमेंट अपने को याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि M1 क्या है, तो ये पूरी चीज आपको लिख के दे रखी ये, और ये अपने को याद होगा तो अपन फट से लगा देंगे कि ये M1 है ना। जैसे कैसे M3 की बात करें तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, ये अपना M3 हो गया है ना। अब वेलोसिटी ऑफ मनी, किसी यूनिट टाइम में किसी गुड्स या सर्विस को परचेस करना को कितनी बार मनी को स्पेंड किया है ना। ये गुड्स और सर्विस को परचेस करने में अपन ने कितनी बार मनी को स्पेंड किया है, वो वेलोसिटी ऑफ मनी होती है। और वेलोसिटी ऑफ मनी को अपन रिलेशन बिटवीन नॉमिनल GDP एंड मॉनेटरी मनी सप्लाई भी बोलते हैं, है ना। अब इन्फ्लेशन क्या है? जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस अचानक बढ़ जाए। अपन बोलते हैं ना कि अभी आजकल सोने की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट, दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन के कारण क्या है? एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड ज्यादा हो, है ना। एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है जब कॉस्ट ज्यादा हो। ये दो उसके कारण है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे अपन मेजर करते हैं? बाय 3 प्राइस इंडेक्स होते हैं उसके। CPI होता है, WPI होता है, GDP। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एट रिटेल लेवल, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एस पॉलिसी फॉर्मेशन में, और GDP होता है डेटा, है ना, अवेलेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो ये 3 इसके इंडेक्सेस है। ये भी अपने को याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट इट इज वन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इनकम। इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये 4 तरह की इनकम होती है, इसमें से अपना एक इंटरेस्ट होते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। इंटरेस्ट की जो क्लासिकल थ्योरी उसको अपन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी बोलते हैं। केनिन्स लिक्विडिटी परफॉर्मेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अकॉर्डिंग टू केनिन्स, rate of interest is determined by liquidity preferences or demand for money to hold and supply of money। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ये जो अगली चीज है ये इंपॉर्टेंट है अपनी। कैनिन्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 3 मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। तो क्या क्या है? ट्रांजेक्शन नोटिस है, मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव है और स्पेकुलेटिव मोटिव है। ये अपने को तीनों याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लें। हाइकिन्स हेंसन्स सिंथेसिस ISLM कर्व मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? सिंथेसिस बिटवीन क्लासिकल एंड कैनिन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। IS कर्व एंड LM कर्व रिलेट 2 वेरिएबल्स, इनकम, रेट और इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पे भी अपने को इसको याद रखना है कि IS एंड LM कर्व
किस किस को रिलेटेड करता है, तो इनकम और रेट और इंटरेस्ट को रिलेट करता है। बिजनेस साइकिल की बात करते हैं। बिजनेस साइकिल ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक साइकिल। 4 फेज है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। चारों को बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जब बूम क्या है, मतलब डिमांड ज्यादा है और इकोनॉमिक हिट्स अप, है ना। रिसेशन में क्राइसिस फेज है, डिक्रीज इन डिमांड। डिप्रेशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट फेज है और रिकवरी में मेकिंग बोरोइंग चीपर। ये चारों चीजें अपने को याद रखना है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आपका एक। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में, पिछली बार भी आया था। आरबीआई मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन बाय मंथली बेसिस। एक तो यही बन सकता है कि स्टेटमेंट आरबीआई हर 2 महीने में बाय मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करता है ना। अब इसके अंदर है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टूल्स कौन कौन से हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बैंक रेट है, एमएसएफ है, सीआरआर है, एसएलआर है। बैंक रेट क्या होता है, चलो बैंक रेट की बात करते हैं अपन। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है लोन पर, है ना। कमर्शियल एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर लोन देगा आरबीआई, तो उस पर जो भी रेट अपन लगाएंगे वो उसको बैंक रेट बोलेगा आरबीआई, है ना। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स ओवरनाइट, है ना। कि अचानक से अगर ओवरनाइट बैंक्स को फंड की जरूरत पड़ गई तो उस पर जो रेट लगेगा उसको हम अपन एमएसएफ बोलेंगे। सीआरआर लिक्विड केस दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन विथ आरबीआई, है ना। जो एक फिक्स अमाउंट आरबीआई डिसाइड कर देता है कि इतने परसेंट आपको आरबीआई के साथ मेंटेन रखना है, उसको अपन सीआरआर बोलेंगे। एसएलआर ऑल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन केस गोल्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी बैंक के खुद के पास रखना है ना। ये अपन बैंक के खुद के पास रखते हैं, आरबीआई के पास नहीं रखते, ये इसको एसएलआर बोलते हैं। ये मैक्सिमम 40% हो सकता है और सीआरआर जो है मैक्सिमम 20% हो सकता है। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एसडीएफ में क्या होता है, आरबीआई टू एब्जॉर्ब एक्सेस कैश फ्रॉम इकोनॉमी। अगर मान लो इकोनॉमी में कैश बहुत एक्सेस हो गया तो आरबीआई जो भी है ये अपने अलग अलग जो टूल्स का उपयोग करके उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। बेस रेट क्या होता है, रिप्लेसिंग बीपीएलआर, है ना। बीपीएलआर को इसने रिप्लेस किया। बेस रेट वो होता है कि एक रेट डिसाइड कर देता है, उसके नीचे अपन जो है अपन लोन नहीं दे सकते। बेस रेट इज मिनिमम रेट ऑफ ऑल लोन्स, बैंक बेस रेट के नीचे लोन नहीं दे सकते, है ना। अब एमसीएलआर होता है। एमसीएलआर का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसके जो ये जो कंपोनेंट्स है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको याद कर लेना। एमसीएलआर की जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन द सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। ये 4 में से क्वेश्चन 100% आएगा। कोई से भी एक जो भी आपकी शिफ्ट रहेगी उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट, इसका फुल फॉर्म याद कर लो इसको। एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अभी अपन ऊपर बात कर रही थी कि ये जो एसडीएफ होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आरबीआई टू एब्जॉर्ब एक्सेस कैश फ्रॉम इकोनॉमी, तो ये उसी का पार्ट है एमएसएस। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे आरबीआई टी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटी को मार्केट में बेचना या ऑक्शन करना होता है, इसी को अपन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक, आरबीआई देगी लोन, है ना। ट्रेप्स ट्राई पार्टी रेपो, सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लो। एसएलटीआरओ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। एक रिवर्स रेपो, ये पिछले जून 2025 वाले जो जेआईबी के एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विथ आरबीआई, है ना। ये रिवर्स रेपो हो गया। वीआरआर वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई बाइस और सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन सेकेंडरी मार्केट, है ना। ये ओएमओ भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है आरबीआई खरीदता है बेचता है सेकेंडरी मार्केट में, उसको अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं।
LF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नरसिम्हन कमेटी सेकंड अपन उसमें फर्स्ट पार्ट में देखा था, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट के क्या क्या जो भी उसके पार्ट थे या जो काम थे, और सेकंड वाले में क्या क्या था, उसमें ये नरसिम्हन कमेटी सेकंड में है LF। RBI conducts auctions on all working days depending on the evolving liquidity conditions। चलो अब अपन प्रेजेंट पॉलिसी रेट ये पिछले फरवरी 2025 से है। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके अभी इनको अपडेट कर लेना, कुछ चेंजेस हुए होंगे तो। ये भी आपसे सीआरआर वगैरह पूछ लेंगे, सीआरआर जनरली 4% ही देता है ना। इनको अपडेट जरूर कर लेना, क्योंकि ये 7 फरवरी 2025 के आंकड़े हैं। उसके बाद में जो चेंजेस हुए होंगे वो आपको याद रखना है। फिस्कल पॉलिसी, चार्जेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस टू अचीविंग कंट्रीज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्यों लाते हैं अपन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो भी गवर्नमेंट के खर्चे वगैरह होते हैं, टैक्स वगैरह, उनको अचीव करने के लिए और कंट्री की ग्रोथ के लिए अपन फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। एनके सिंह कमेटी करके इसमें FRBM में आ सकती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अपन देखते हैं, अचीविंग लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंट्रोड्यूस प्रूडेंशियल डेब्ट मैनेजमेंट, इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट, रिमूव फिस्कल इम्पीडिमेंट्स। एक मिनट में देखता हूं ये क्या वर्ड लिखा है। ठीक है, रिमूव फिस्कल इम्पीडिमेंट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। द कंट्रीज जीडीपी में बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज। अपन 3 तरीके से कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते, फ्रॉम प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट, प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तीनों अपने को याद करना है। इनकम जनरेशन, फाइनल यूटिलाइजेशन, मतलब एक्सपेंडिचर। जीडीपी क्या होता है, इन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइंड्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। अपने देश में ही जो जो चीजें अपन प्रोड्यूस करते हैं, उन सबकी वैल्यू जो होती है वो उसकी जीडीपी होगी। रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या है। तो एनडीपी जो होता है जीडीपी में से अगर अपन डिप्रिसिएशन मार्क कर दें, माइनस कर दें, तो वो अपना एनडीपी हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल भी। यूनियन बजट, इस पे से भी एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था। आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है यूनियन बजट जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर अभी एट प्रेजेंट निर्मला सीतारमन जी द्वारा प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। प्रेजेंटेड ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी 2016 तक। 2016 तक अपन जो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे था वहां पे यूनियन बजट अपना प्रेजेंट होता था। बाकी अब आजकल क्या है कि फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट होता है। और ये इसकी जो रन फ्रॉम होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसके हिसाब से अब इसको प्रेजेंट किया जाता है ना। चलो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें अपन, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में अपने टैक्स रिसिप्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ है, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम एटसेट्रा, ये है ना। और नॉन टैक्स में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। और कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मार्केट बोरोविंग, ये सब रिसिप्ट के पार्ट है। अब एक्सपेंडिचर इधर है अपना, है ना। तो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेंट्रल प्लान, सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज प्लान्स, ये सब ये जो है यूनियन बजट में एक साइड में रिसिप्ट दिखाई जाती है और एक साइड में एक्सपेंडिचर जो भी है। चलो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। डेफिसिट मतलब घाटा। घाटा कब होगा, जब अपना खर्चा ज्यादा हो जाए इनकम से। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट से जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगी तो अपन इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे, है ना। और फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल, है ना, वो उसमें से अपन माइनस टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, इसमें से माइनस कर देंगे। डेफिसिट में तो घाटा तो हुआ, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ और रेवेन्यू कम हुआ, बाकी टोटल
रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और रेवेन्यू प्लस कैपिटल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो अपना फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को एक बार और देख लेना है ना। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।